एक ड्रैगन राइडर जिसने अभी अभी अपने ड्रैगन को क्लेम किया था, अब खुद असाइलम मांगने पर मजबूर हो गई है। और जिस प्रिंस को पूरे रियाम का सबसे डेंजरस वॉरियर माना जा रहा था, वो खुद मौत के इतने करीब पहुंच चुका है जितना शायद वो कभी नहीं था। लेकिन इस एपिसोड की सबसे बड़ी बैटल किसी बैटलफील्ड पर नहीं लड़ी गई, ये बैटल लड़ी गई लोगों के अंदर। एक माँ अपने बेटे को खो चुकी है, एक बेटी अपनी गलतियों का बोझ उठा रही है, एक भाई पहली बार अपनी क्वीन के सामने झुकता है, और एक क्वीन आखिरकार उस तख्त पर बैठ जाती है जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी है। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड 2 सिर्फ बैटल ऑफ द गलेट के आफ्टर मैथ नहीं था, ये उस बैटल की असली कीमत दिखाता है। एक माँ ने अपने बेटे को खो दिया, एक बेटी अपने ही गलतियों का बोझ उठा रही है, एक राज्य अपना ही फ्यूचर किंग को खो चुका है, एक क्वीन जैसे आखिरकार आयरन थ्रोन मिल चुका है, लेकिन उस तक पहुंचने के रास्ते में उसने अपने परिवार, अपने लोग और अपनी इंसानियत का एक हिस्सा खो दिया है। ये एपिसोड हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि थ्रोन कौन जीता, ये बताता है कि आयरन थ्रोन पर बैठने की असली कीमत क्या होती है। और बिलीव मी, इस एपिसोड का लास्ट सीक्वेंस उस बात को बिना एक भी डायलॉग के प्रूव कर देता है। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड 2 के कंप्लीट ब्रेकडाउन को। एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहां एपिसोड 1 खत्म हुआ था, बैटल ऑफ द गलेट के कुछ आखिरी मोमेंट्स। और ऑनेस्टली ये ओपनिंग ही बता देती है कि इस एपिसोड का टोन पूरी तरह इमोशनल होने वाला है। हर तरफ जलते हुए शिप्स, समुद्र में तैरती हुई डेड बॉडीज और आसमान में घूमते हुए ड्रैगन्स। ये सब देखकर समझ आ जाता है कि चाहे बैटल ब्लैक्स ने सर्वाइव कर ली हो, लेकिन जीता कोई भी नहीं है। इसी बीच हमें ड्रैगन सीड्स भी दिखते हैं जो हेरन हॉल से वापस लौट आए हैं। इसके बाद बेला जेस की बॉडी लेकर ड्रैगन स्टोन पहुंचती है। ये सीन पर्सनली मेरे लिए पूरे एपिसोड का सबसे इमोशनल सीन था, क्योंकि यहाँ कोई लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था, ना ही कोई इमोशनल स्पीच थी, सिर्फ साइलेंस। और कभी कभी साइलेंस सबसे ज्यादा दर्द बयां कर देती है। जैसे ही रिनेरिया अपने बेटे की डेड बॉडी को देखती है, वो टूट जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने वाली है, रिनेरिया ने सिर्फ अपने बेटे को नहीं खोया, उसने अपने उत्तराधिकारी को खो दिया है। वो लड़का जिसे फ्यूचर किंग माना जा रहा था, जिसने पूरे रियाम का सपोर्ट इकट्ठा किया था, जो डिप्लोमेसी को समझता था और बैटल को भी। एक ही पल में रिनेरिया ने अपना बेटा नहीं, अपना फ्यूचर भी खो दिया, और इसी वजह से उसका ग्रीफ और भी हैवी फील होता है। अगर ध्यान से देखो तो MRDRK के एक्सप्रेशंस भी यही सब कुछ बयां करते हैं। अब एक चीज जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, जेस की डेथ सिर्फ इमोशनल लॉस नहीं है, ये ब्लैक्स के लिए पॉलिटिकल डिजास्टर भी है। सीजन 2 से ही जेस अलायंसेस बना रहा है, वेल, द नॉर्थ और कई बड़े हाउसेस उसकी वजह से रिनेरिया के साथ आए। वो फ्यूचर किंग के रूप में ऑलरेडी रिस्पेक्ट अर्न कर चुका था। अब उसके जाने के बाद सिर्फ एक इंसान नहीं मरा, ब्लैक्स की फ्यूचर की लीडरशिप भी वीक हो गई है, और यही बात ग्रीन्स के लिए सबसे बड़ी एडवांटेज बन सकती है। अभी एक और डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है, और शायद बहुत लोग ने इस बात पर ध्यान ना दिया हो। अभी सबको लग रहा है कि बैटल ऑफ द गलेट के एंड में जो हुआ वो एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था, लेकिन हम व्यूअर्स सच जानते हैं, शिप स्टीलर की वजह से ही बैटल का पूरा फ्लो चेंज हुआ, और उस ड्रैगन के पीछे थी रेना। अभी तक रिनेरिया को ये सच नहीं पता, ना ही डेमन को पता है। और ऑनेस्टली जिस दिन ये ट्रुथ बाहर आया, उस दिन डांस ऑफ द ड्रैगन के अंदर एक और इमोशनल वॉर शुरू होगी, क्योंकि रेना डेमन की बायोलॉजिकल बेटी है और जेस रिनेरिया का सबसे बड़ा सहारा था। अगर रिनेरिया अपने बेटे की मौत के लिए रेना को ब्लेम करती है, तो डेमन किस साइड खड़ा होगा, अपनी क्वीन के साथ या अपनी बेटी के साथ? ये कन्फ्लिक्ट फ्यूचर एपिसोड्स का सबसे इमोशनल पॉइंट बन सकता है। इसके बाद हम रेना को देखते हैं, जो सीधा वेल पहुंच चुकी है। वो लेडी जेन आर्यन से असाइलम मांगती है, लेकिन लेडी जेन उसे शेल्टर देने से मना कर देती है। और ऑनेस्टली उनका डिसीजन समझना मुश्किल नहीं है। पूरे रियाम में अब बैटल ऑफ द गलेट की खबर पहुंच चुकी है, और लोग मान रहे हैं कि रेना के एक्शन ने इनडायरेक्टली ट्रेजेडी को जन्म दिया है। इसी वजह से लेडी जेन रिस्क लेना नहीं चाहती। अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है, बुक्स में रेना का आर्क काफी अलग होता है। शो ने उसकी स्टोरी लाइन को काफी चेंज कर दिया है। शिप स्टीलर का भी जो पूरा आर्क है वो बुक्स के काफी अलग जा रहा है। इसी वजह से अब प्रिडिक्ट करना काफी मुश्किल हो गया है कि राइटर्स उसके कैरेक्टर को किस तरफ ले जाने वाले हैं। मेरे हिसाब से अब रेना के पास ऑप्शंस बहुत कम बचे हैं। वो ड्रैगन स्टोन नहीं जा सकती, वेल उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर वो अकेली भटकती है तो उसकी लाइफ और भी डेंजरस होने वाली है। यही वजह है कि मुझे पर्सनली लगता है कि आने वाले एपिसोड्स में रेना का आर्क काफी ट्रेजिक डायरेक्शन में जा सकता है। इसके बाद हम हेरन हॉल पहुंचते हैं, जहां डेमन अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहा होता है। लेकिन अगर आपने बैकग्राउंड ऑब्जर्व करा हो तो लैनिस्टर लायंस के हेड लटकाए गए हैं, लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। सब कुछ देखकर लगता है कि डेमन फाइनली जीत गया, लेकिन सिर्फ कुछ ही सेकंड बाद उसे वो खबर मिलती है जो पूरे माहौल को बदल देती है। जेस की मौत की खबर उनको मिल जाती है, और इसी के साथ रिनेरिया का ऑर्डर भी आ चुका है किंग्स लैंडिंग पर मार्च करने का। यही वो मोमेंट है जहां डेमन पहली बार सिर्फ एक वॉरियर की तरह नहीं, बल्कि एक लॉयल कमांडर की तरह रिएक्ट करता है।
वो बिना देरी किए अपनी आर्मी को प्रिपेयर कर देता है और ड्रैगन स्टोन की तरफ निकल पड़ता है। ये छोटा सा मोमेंट एक्चुअली डेमन के कैरेक्टर का डेवलपमेंट दिखाता है। सीजन 1 वाला डेमन शायद अपनी मर्जी करता था, लेकिन अब वो पहली बार रिनेरिया के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है बिना किसी सवाल के, और इसी बात का पे ऑफ हमें एपिसोड के एंड में भी देखने को मिलेगा। ड्रैगन स्टोन के लिए निकलने से पहले डेमन एक बार एलिस रिवर से मिलता है और पहली नजर में ये सीन नॉर्मल लगता है, लेकिन एक्चुअली ये पूरे एपिसोड का सबसे इंपॉर्टेंट सीन्स में से एक है। एलिस डेमन से कहती है कि उसने क्वीन की सर्विस की है और उसे उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए, और वो रिवॉर्ड में हेरेनहॉल कासल मांगती है, लेकिन डेमन सीधा मना कर देता है। वो कहता है कि ना तुम किसी बड़े लॉर्ड की वाइफ हो, ना किसी ग्रेट हाउस से बिलोंग करती हो, मैं या क्वीन तुम्हें कोई भी कासल नहीं दे सकता, ना कोई टाइटल। और अगर ध्यान से उसके एक्सप्रेशंस देखो तो लगता ही नहीं कि अगर डेमन के पास पावर होती भी तो भी वो एलिस को कुछ देता। अब ये कन्वर्सेशन अभी छोटी लग सकती है, लेकिन हाउस ऑफ द ड्रैगन हमेशा फ्यूचर इवेंट्स के सीड पहले ही बो देता है, और मुझे लगता है ये इंसल्ट फ्यूचर में एलिस रिवर्स के डिसीजन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर सकती है, क्योंकि हेरेनहॉल सिर्फ एक कासल नहीं है, ये वेस्टरोस के सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है, और जो भी यहाँ आता है वो बदल कर ही बाहर निकलता है। डेमन के साथ भी यही हुआ है। फिर डेमन ड्रैगन स्टोन के लिए निकल जाता है, लेकिन दूसरी तरफ एपिसोड हमें ले चलता है ड्रिफ्ट मार्क, जहां हमें वलेरियन फैमिली के एक और इमोशनल चैप्टर को देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि एलेन ऑफ हल अपने फादर लॉर्ड कॉलिस वलेरियन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और इसी दौरान उसके साथ ज्वाइन करती है बेला। ये सीन देखने में काफी सिंपल लगता है, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है। बेला जब एलेन से बात करती है तो उसकी बातों से साफ पता चलता है वो एलेन को सिर्फ एक बास्टर्ड के रूप में नहीं देखती, बल्कि उसे एक वॉरियर के रूप में देखती है, जिसने बैटल ऑफ द ग्लेड में अपनी जान की परवाह किए बिना लॉर्ड कॉलिस को बचाया और उनकी सर्विस करी। और ऑनेस्टली ये रिस्पेक्ट एलेन ने अर्न करी है, किसी टाइटल की वजह से नहीं, बल्कि अपने एक्शंस की वजह से। इसी बीच हम एडम ऑफ हल को भी देखते हैं, जो अपने फादर को ढूंढने निकला है अपने ड्रैगन पर, और आखिरकार वो कॉलिस को सबसे पहले ढूंढ भी लेता है। यहाँ राइटर्स ने बहुत अच्छी पैरेलल दिखाई है। दोनों भाई एक ही चीज कर रहा है, अपने फादर का एक्सेप्टेंस पाना, लेकिन दोनों को उसे पाने का तरीका अलग है, एक अपनी ब्रेवरी से और दूसरा अपनी लॉयल्टी से। कॉलिस एलिन से कहता है कि वो उसे सिवाय उसके नाम और कुछ नहीं दे सकता, और एलिन रिस्पॉन्स में कहता है कि उसके लिए ये सोने के पहाड़ से भी ज्यादा बड़ी चीज होगी, क्योंकि पिछले एपिसोड्स में भी हम देख चुके हैं कि एलन को पैसे या पावर नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपने फादर की पहचान चाहिए, और फाइनली उसे वो पहचान और नाम मिल जाते हैं। अब एपिसोड हमें दूसरी तरफ लेकर जाता है, जहां एगोन और लेरिस की कहानी कंटिन्यू होती है। बैटल के बाद ब्लैक्स की आर्मी उन्हें ड्रैगन स्टोन ले जा रही होती है, लेकिन रास्ते में ट्रायरार्की के कुछ बचे हुए सोल्जर्स उन पर अटैक कर देते हैं। अटैक के बाद दोनों किसी तरह वहां से निकल तो जाते हैं, और एगोन डिसाइड करता है कि उन्हें रुक्स रेस की तरफ बढ़ना चाहिए। अभी ये जर्नी छोटी लग सकती है, लेकिन मुझे लगता है ये फ्यूचर एपिसोड्स में बहुत बड़ा पे ऑफ देने वाली है। अभी चलता है किंग्स लैंडिंग, जहां सिचुएशन और भी ज्यादा टेंस हो चुकी है। रेड किप में एलिसन गोल्ड क्लॉक्स और बाकी नाइट्स को इन्फॉर्म करती है कि एगोन रेड किप छोड़ चुका है और एमोंड भी किंग्स लैंडिंग में नहीं है, इसीलिए अब ऑफिशियली क्वीन हेलेना ही किंगडम को रिप्रेजेंट करेगी। एलिसन डिसाइड करती है कि वो रेनेरिया के साथ पीस मेंटेन करेगी और रेड किप के गेट्स उसके लिए खोल दिए जाएंगे। अब ऑनेस्टली यहाँ से एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है, सीजन 2 के एंड से लेकर अब तक एलिसन कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। अब उसके लिए वॉर जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए सिर्फ हेलेना और उसके ग्रैंड चिल्ड्रंस को बचाना इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से वो अपने ही बेटों के अगेंस्ट डिसीजन लेने के लिए भी रेडी है। लेकिन इसी सीन में हेलेना का एक डायलॉग मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। वो एलिसन से पूछती है कि अगर विसेरियस ने एगोन को अपना उत्तराधिकारी चुना है तो फिर वॉर क्यों हो रही है, और यहाँ एलिसन के पास कोई क्लियर जवाब नहीं होता। वो सिर्फ इतना कहती है कि शायद उसने विसेरियस की बात सही से नहीं सुनी थी। अब अगर आप ध्यान दो तो ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये इनडायरेक्टली एलिसन का गिल्ट है। वो पहली बार खुद मान रही है कि शायद डांस ऑफ द ड्रैगन की शुरुआत उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग से ही हुआ है, और ये रियलाइजेशन उसके कैरेक्टर को और भी ट्रेजिक बना देता है। अब फाइनली डेमन ड्रैगनस्टोन पहुंच चुका है। यहाँ उसकी नजर सबसे पहले ड्रैगन सीड्स पर पड़ती है, और ऑनेस्टली उसके एक्सप्रेशंस देखकर समझ आ जाता है कि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब उसे पता चला कि रेनेरिया ने ड्रैगन सीड्स को हेरेनहॉल गार्ड करने भेजा था, लेकिन वो लोग वहां रुकने के बजाय वापस आ गए, तो डेमन का गुस्सा बिल्कुल जस्टिफाइड लगता है। और इसी बीच में हमें एपिसोड का एक सेटिस्फाइंग मोमेंट देखने को मिलता है। उल्फ द वाइड, जो ड्रैगन मिलने के बाद काफी ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, डेमन उसे बिना कुछ सोचे एक जोर का थप्पड़ मार देता है, और ऑनेस्टली ये सीन देखकर मजा आया। और सिर्फ उल्फी नहीं, उस वक्त ह्यूएमर के भी एक्सप्रेशंस देखने लायक होते हैं। दोनों के चेहरे पर एक चीज लिखी हुई थी, ड्रैगन तो मिल गए हैं लेकिन डेमन से पंगा नहीं ले सकते। लेकिन मुझे लगता है यही सीन फ्यूचर बिट्रियल का भी सेटअप करेगा, क्योंकि हम सब बुक से जानते हैं कि ड्रैगन सीड्स में से हर कोई ब्लैक्स के साथ एंड तक लॉयल नहीं रहेगा, और उल्फ जैसा कैरेक्टर जो इंसल्ट कभी भी भूलता नहीं, उसके बिट्रियल की फाउंडेशन शायद यही से शुरू हो चुकी है। इसी बीच डेमन को एक और इम्पोर्टेंट खबर मिलती है। एमंड वेगार के साथ हेरेनहॉल के लिए निकल पड़ता है,
ये सुनते ही डेमन समझ जाता है कि वक्त बहुत कम बच गया है और इसीलिए वो सीधा रेनेरिया से मिलने जाता है। ये मीटिंग पूरे एपिसोड के बेस्ट सीन्स में से एक है। हम देखते हैं कि रेनेरिया अभी भी जेस की डेथ से बाहर नहीं आ पाई है। वो किसी से मिलना नहीं चाहती है, लेकिन डेमन उसे हेरेनॉल में देखे हुए अपने विजन्स के बारे में बताता है। वो बताता है कि उसने वही प्रोफेसी देखी जिसे विसेरियस हमेशा द प्रिंस दैट वाज प्रॉमिस के नाम से याद करता था। और इसी विजन के बारे में बात करते हुए वो मेंशन करता है एक सिल्वर हेड प्रिंसेस के बारे में ड्रैगन एक्स के साथ। ये क्लियरली डेनेरियस की तरफ एक कॉलबैक है। ये दिखाता है कि टारगेरियन सिविल वॉर के बाद भी उनकी असली डेस्टिनी खत्म नहीं होने वाली। और इसी कन्वर्सेशन के दौरान रेनेरिया डेमन को बताती है कि शीप स्टीलर ने बेला के ड्रैगन पर अटैक किया था और इसी कियोस में जेस की डेथ हो गई। ये सुनकर डेमन भी शॉक हो जाता है। उसे लगता है कि शायद ग्रीन्स ने किसी तरह शीप स्टीलर को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन उसे अभी भी असली सच्चाई का नहीं पता। और मुझे लगता है कि जब डेमन को पता चलेगा कि इस ट्रेजेडी के पीछे रीना थी, तब उसके लिए यह सबसे मुश्किल डिसीजन होगा उसकी लाइफ का। एक तरफ उसकी क्वीन और दूसरी तरफ उसकी अपनी बेटी। इसी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से डेमन का कैरेक्टर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। डेमन और रेनेरिया की बात खत्म होते ही सिचुएशन और भी सीरियस हो जाती है, क्योंकि डेमन बताता है कि एमोंड वेगार के साथ हेरेनॉल की तरफ निकल चुका है। ये न्यूज मिलते ही रेनेरिया एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करती। वो डेमन, बेला और एडम को लेकर सीधा किंग्स लैंडिंग की तरफ निकल पड़ती है। लेकिन उससे पहले डेमन ह्यू हैमर और उल्फ द वाइट को क्लियर इंस्ट्रक्शन दे देता है कि जब तक उनको नए ऑर्डर्स ना मिले वो हेरेनॉल से कहीं नहीं जाएंगे। अभी देखने में ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑर्डर लगता है, लेकिन मुझे लगता है ये ऑर्डर आगे चलकर ड्रैगन सीड्स के बिट्रियल की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। हम सब बुक्स जानते हैं कि ह्यू और उल्फ दोनों हमेशा ब्लैक से साथ नहीं रहने वाले, और शो अगर वही डायरेक्शन फॉलो करती है तो शायद यही मोमेंट उनके कैरेक्टर आर्क का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। लेकिन दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग में एलिसेंट अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रही होती है। वो सीक्रेटली रेड कीप छोड़ने की तैयारी कर रही होती है। तभी वहां एंट्री होती है लॉर्ड जेस्पर की, और यहाँ एक बहुत अनकंफर्टेबल सीन देखने को मिलता है। लॉर्ड जेस्पर एलिसेंट पर सीधा बिट्रियल का आरोप लगाता है, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त ग्रैंड मास्टर ओरिवल वहां पे आ जाते हैं और जेस्पर को रोक लेते हैं। अब ये सीन सिर्फ जेस्पर के बारे में नहीं है, ये दिखाता है कि एलिसेंट की अथॉरिटी लगभग खत्म हो चुकी है। एक वक्त था जब पूरी स्मॉल काउंसिल उसके ऑर्डर्स फॉलो करती थी, और आज उसके अपने ही लोग उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं। पावर आयरन थ्रोन की सबसे डेंजरस चीज है। जब तक तुम्हारे पास होती है सब लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, और जैसे ही वो चली जाती है सबसे पहले अपने ही लोग पलट जाते हैं। अब एपिसोड हमें आगे लेकर चलता है हेरेनॉल की तरफ, और ऑनेस्टली हम देखते हैं कि वेगर फाइनली हेरेनॉल पहुंच चुका है और उसके पीछे सर क्रिस्टन कोल की आर्मी भी आ रही है। एमोंड कासल के अंदर एंटर करता है और बस कुछ ही पलों में लॉर्ड स्ट्रॉन्ग और उसके पूरे सपोर्टर्स को वो खत्म कर देता है। ये सीन हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि एमोंड कितना रूथलेस बन चुका है। लेकिन इसी सीक्वेंस में एक छोटा सा मोमेंट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है तब एक सर्वेंट पीछे से एमोंड पर तलवार से अटैक कर देता है, और ऑनेस्टली ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि जिस इंसान ने कुछ सेकंड्स पहले ही सब कुछ तबाह कर दिया है उस पर एक ऑर्डिनरी सर्वेंट ने अटैक कर दिया। और यही से सीन में एंट्री होती है एलिस रिवर्स की। एमोंड बुरी तरीके से घायल हो चुका है और पहली बार उसके चेहरे पर हमें डर नजर आ रहा है। ये वही एमोंड है जो वेगार मिलने के बाद लगभग डर भूल चुका था, लेकिन आज मौत उसके सामने खड़ी है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि एमोंड का हेरेनॉल का आर्क डेमन के सीजन 2 के आर्क से काफी मिलने वाला है। हेरेनॉल सिर्फ लोगों का शरीर नहीं तोड़ता, ये उनका दिमाग भी तोड़ देता है, और एलिस रिवर्स हर बार वही होती है जो उस ब्रोकन माइंड को अपनी डायरेक्शन देने की कोशिश करती है। अब यहाँ मुझे एक और चीज इंटरेस्टिंग लगती है। एपिसोड की शुरुआत में डेमन एलिस को रिवॉर्ड देने से मना कर चुका था, और अगर एलिस फ्यूचर में डेमन के अगेंस्ट जाना चाहती है तो उसके पीछे पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं। यानी ये सिर्फ एक प्रोफेसी नहीं, बदले की कहानी भी बन सकती है। लेकिन इसी वक्त किंग्स लैंडिंग के आसमान में 4 ड्रैगन्स नजर आते हैं, और ऑनेस्टली ये शॉट काफी आउटस्टैंडिंग था। जैसे ही लोग आसमान में ड्रैगन्स को देखते हैं पूरी सिटी में पैनिक फैल जाता है, और ये रिएक्शन बिल्कुल जस्टिफाइड भी था, क्योंकि वॉर चाहे किसी भी किंग या क्वीन के लिए लड़ी जाए, सबसे ज्यादा नुकसान हमेशा आम लोगों का ही होता है। इसी भीड़ में हम देखते हैं कि एलिसेंट और हेलेना अपनी पहचान छुपाकर रेड कीप से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, और यहाँ शायद कुछ व्यूअर्स कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि एलिसेंट ने तो डील के मुताबिक रेनेरिया के लिए गेट्स ओपन कर दिए थे, तो फिर वो भाग क्यों रही है? आंसर सिंपल है, उसकी डील पूरी कभी नहीं हुई। उसने प्रॉमिस किया था कि वो एमोंड को हेरेनॉल भेज देगी और एगन को रेनेरिया के सामने ला देगी, लेकिन एगन तो पहले ही भाग चुका है और बैटल ऑफ द गलेट भी हो चुकी है। एलिसेंट ये बात अच्छी तरह समझती है कि चाहे ये सब डायरेक्टली उसकी वजह से ना हुआ हो, लेकिन रेनेरिया उसे कभी माफ नहीं करेगी, और अगर वो रेड किप में रुकती है तो उसकी मौत लगभग तय है। उधर रेनेरिया और डेमन रेड किप के अंदर एंटर करते हैं। शुरू में कुछ नाइट्स उन पर अटैक करते हैं, और उस वक्त डेमन को भी एक सेकंड के लिए लगता है कि शायद एलिसेंट ने कोई ट्रैप सेट किया है, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन क्लियर होती जाती है। जब वो थ्रोन रूम की तरफ बढ़ता है तब और गार्ड्स उनके रास्ता रोक लेते हैं। डेमन तलवार निकालता है और रेनेरिया भी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो रेनेरिया की बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है कि वो वॉरियर नहीं है, वो क्वीन बनना चाहती है।
लड़ना उसकी मजबूरी है। इसी मोमेंट सीन में एंट्री होती है सर लूथर और गोल्ड क्लोक्स की, और ये पूरे एपिसोड के सबसे सेटिस्फाइंग मोमेंट्स में से एक था। गोल्ड क्लोक्स आज भी डेमन टारगेरियन को अपना कमांडर मानते हैं। इतने सालों बाद भी ये रॉयल्टी रैंडम नहीं है। सीजन 1 में डेमन ने ही गोल्ड क्लोक्स को ऑर्गेनाइज किया था, उनको आइडेंटिटी दी थी, और आज वही लॉयल्टी उसके काम आ रही है। गोल्ड क्लोक्स रेनेरिया को अपनी ट्रू क्वीन डिक्लेयर कर देते हैं, और इसी के साथ किंग्स लैंडिंग लगभग बिना किसी बड़ी बैटल के उसके कंट्रोल में आ जाता है। इसके बाद डेमन सीधा एगोन के चेंबर में जाता है, लेकिन वहां ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि एगोन पहले ही भाग चुका है। हाँ, एक और आदमी है जो ग्रीन्स के बारे में सब कुछ जानता है, लॉर्ड जेस्पर। ग्रैंड मास्टर डेमन को लॉर्ड जेस्पर सौंप देते हैं। डेमन उसके पास पहुंचता है और वहां जाकर ब्लैक्स के सपोर्टर्स को रिलीज कर देता है। लेकिन इसी दौरान एपिसोड का सबसे शॉकिंग रिवील होता है। ऑटो हाईटावर वहां कैद में मौजूद होता है, और ऑनेस्टली ये रिवील जितना हम व्यूवर्स के लिए शॉकिंग था, उतना ही डेमन के लिए भी था। एक गार्ड बताता है कि ये गिफ्ट लैरी स्ट्रॉन्ग की तरफ से है, और इसी पॉइंट पर पॉलिटिक्स फिर से अपना असली रंग दिखाती है। डेमन ऑटो को लेकर रेनेरिया के सामने आता है और उसके कहता है कि आज पूरा रेड केप तुम्हें देख रहा है। अगर तुम आज ऑटो हाई टावर को एग्जीक्यूट करती हो तो कोई भी दोबारा तुम्हारे क्लेम पर सवाल नहीं उठाएगा। ये सीन मेरे हिसाब से पूरे एपिसोड का बेस्ट एक्टिंग मोमेंट था। रेनेरिया के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वो किसी की जान नहीं ले सकती, ये उसकी नेचर नहीं है। डेमन उसके हाथ में अपनी तलवार डार्क सिस्टर देता है। रेनेरिया पहली बार अटैक करती है, लेकिन पूरी तरीके से ऑटो को नहीं मार पाती, और यही चीज हमें बताती है कि क्वीन बनना और किलर बनना दोनों अलग चीजें होती है। लेकिन दूसरी तरफ वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करती है और ऑटो हाई टावर का सर धड़ से अलग कर देती है। ऑटो की एग्जीक्यूशन के बाद फाइनली रेनेरिया आयरन थ्रोन पर बैठती है। ये वही थ्रोन है जिसके लिए उसने सालों तक इंतजार किया। अपने लोग खोए, अपने परिवार खोया, अपने बेटों को खोया, और आज आखिरकार वो उस थ्रोन पर पहुंच गई। और यही मुझे एपिसोड का सबसे ब्यूटीफुल विजुअल सिंबोलिज्म भी देखने को मिलता है। जब रेनेरिया आयरन थ्रोन की तरफ चलती है तो उसके बूट्स पर ऑटो हाई टावर का खून लगा हुआ होता है, और जैसे जैसे वो थ्रोन की तरफ बढ़ रही होती है वैसे वैसे उसके खून से भरे हुए फुटस्टेप्स जमीन पर छपने लगते हैं। ये ब्लड फुटप्रिंट्स हमें सिंबॉलिकली बताते हैं कि आयरन थ्रोन तक पहुंचने का हर रास्ता खून से होकर ही गुजरता है, चाहे वो दुश्मन का खून हो या अपनों का। और शायद इसीलिए जब रेनेरिया फाइनली थ्रोन पर बैठती है उसके चेहरे पर जीत की खुशी नहीं होती, सिर्फ दर्द और थकान नजर आती है, क्योंकि उसे भी समझ आ चुका है कि जिस थ्रोन को पाने का सपना उसने सालों तक देखा उसकी कीमत उसने अपने ही खून से चुकाई है। उसके चेहरे पर खुशी नहीं है। लेकिन एपिसोड यही खत्म नहीं होता। तभी गार्ड्स एलिसेंट और हेलेना को पकड़कर थ्रोन रूम में ले आते हैं, और उनकी आंखों के सामने ऑटो हाई टावर की लाश पड़ी होती है। और सबसे बड़ा सवाल यह है, ऑटो हाई टावर की डेथ के बाद आगे क्या? क्योंकि ऑटो सिर्फ ग्रीन्स का हैंड नहीं था, वो उनका मास्टरमाइंड था, उनका पॉलिटिशियन था, और सबसे इंपॉर्टेंट वो एलिसेंट का फादर था। अब जब एलिसेंट अपने पिता को मरते हुए देख चुकी है तो क्या वो अपनी पीस डील पर टिकी रहेगी, या फिर बदले की आग उसके सारे डिसीजंस बदल देगी? मुझे पर्सनली लगता है ये मोमेंट्स ग्रीन के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत करेगा, और अगर एलिसेंट फिर से इमोशनली ब्रेक होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हेलेना और बाकी ग्रीन्स पर भी पड़ेगा। इसी एपिसोड ने आने वाले एपिसोड्स के लिए हमें काफी बड़े सेटअप करके दे दिए हैं। डेमन को अभी तक नहीं पता कि जेस के डेथ के पीछे इनडायरेक्टली रेना का हाथ है। एमंड हेरेनॉल पहुंच चुका है, जहां एलिस रिवर्स उसके माइंड्स के साथ वही गेम खेलने वाली है जो हम डेमन के साथ देख चुके हैं। ड्रैगन सीड्स में यू और उल्फ के बिट्रियल के सीड्स भी यही से बो दिए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब रेनेरिया ने थ्रोन को हासिल कर लिया है, लेकिन असली चैलेंज उसके थ्रोन को बचाना है, क्योंकि अभी भी डेरॉन टारगेरियन जिंदा है अपनी ब्लू क्वीन के साथ, और वो अगले एपिसोड में जरूर आएगा। और यही चीज हमें बताती है कि डांस ऑफ द ड्रैगन में सबसे मुश्किल काम थ्रोन को जीतना नहीं, उस पर टिके रहना होता है। अगर ओवरऑल एपिसोड की बात करूं तो ये एक्शन से ज्यादा इमोशंस पर फोकस करता है। बैटल ऑफ द गलेट के कॉन्सिक्वेंसेस, जेस की डेथ का ग्रिफ, एलिसेंट का गिल्ट, डेमन का ट्रांसफॉर्मेशन और रेनेरिया का फाइनली आयरन थ्रोन तक पहुंचना, ये सब मिलकर इस एपिसोड को बहुत इमोशनल बना देते हैं। और एक चीज जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई वो थी ड्रैगन्स की स्क्रीम्स। वोरेमैक्स की डेथ के बाद बाकी ड्रैगन जिस तरह रिएक्ट कर रहे थे उसमें सिर्फ एक ड्रैगन का दर्द नहीं था, वो पूरी टारगेरियन लेगेसी को टूटने की आवाज लगा रहे थे। और शायद राइटर्स हमें यही समझाना चाहते हैं, डांस ऑफ द ड्रैगन में कोई जीतने वाला नहीं है, हर एपिसोड के बाद सब कुछ थोड़ा थोड़ा टूटने वाला है। तो आपको एपिसोड 2 कैसा लगा और एपिसोड 3 में आप किस मोमेंट के लिए सबसे ज्यादा वेट कर रहे हो, कमेंट पर जरूर बताना। अगर ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड के ब्रेकडाउन के साथ।